गुड मॉर्निंग। चलिए, आप सभी लोग को एसबी एग्जाम यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग साइंस का थ्योरी पोर्शन का फिजिक्स का पहला चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है मोशन। मोशन मतलब गति। आज हम लोग गति पढ़ेंगे फिजिक्स में। चलिए, गति को पढ़ने से पहले गति है क्या, इस चीज को समझने से पहले थोड़ा सा दूरी और विस्थापन को समझ लें। दूरी और विस्थापन को समझ लें। दूरी का मतलब डिस्टेंस, विस्थापन का मतलब डिस्प्लेसमेंट। इस चीज को पहले समझ लें, उसके बाद हम लोग गति क्या है इस बात को समझेंगे। देखिए, अगर यदि कोई वस्तु यहाँ से चलना शुरू करता है और वह घूमते 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 वो वस्तु यहाँ तक पहुँच गया। कहाँ तक पहुँच गया? यहाँ तक पहुँच गया। तो यहाँ से यहाँ जो शॉर्ट रास्ता होगा, जो न्यूनतम दूरी होगा, मान लिए पॉइंट ए से चलना शुरू किया और पॉइंट बी पे पहुँच गया, तो ये और बी के बीच का जो न्यूनतम दूरी होगा, क्या होगा? न्यूनतम दूरी। यही कहलाएगा विस्थापन। ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा विस्थापन। ठीक है। चलिए, और ये से बी जिस रास्ता में वो जाएगा, उस रास्ता का संपूर्ण दूरी, कुल दूरी जिधर जिधर वो गया, तो ये कहलाएगा दूरी। क्या कहलाएगा? दूरी कहलाएगा ये। तो दूरी और विस्थापन आप लोग समझ गए। ये से बी के बीच जो न्यूनतम दूरी होगा वो होगा विस्थापन, और ये और बी के बीच जो जाएगा वो होगा दूरी। चलिए, मान लिए कोई वस्तु जो है सो यहाँ से चलना शुरू किया और घूमते घूमते फिर अपना ही बिंदु पे पहुंच गया। क्या हुआ? यहाँ से चलना शुरू किया था और वो अपना ही बिंदु पे पहुंच गया। तो इसमें जो होगा, इसमें जो विस्थापन हो जाएगा वो हो जाएगा शून्य। क्या हो जाएगा? विस्थापन शून्य हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जहाँ से चलना शुरू किया था वहीं आके रुक गया, और दोनों के बीच की न्यूनतम दूरी कितना हो जाएगा? शून्य। तो विस्थापन कितना हो गया? विस्थापन हो जाएगा शून्य। और दूरी पूछ देगा तो दूरी कितना होगा? ये जितना चलेगा ये होगा इसका दूरी। ठीक है। विस्थापन और दूरी हम लोग समझ गए है क्या। अब इसके बारे में थोड़ा सा लिख ले, विस्थापन और दूरी के बारे में, कि आखिर दूरी है क्या और विस्थापन है क्या। चलिए, दूरी क्या है आप लोग लिखते भी जाइएगा। दूरी ये है कि किसी खास पथ पर, किसी खास पथ पर किसी निश्चित समय में, किसी निश्चित समय में, किसी निश्चित समय में, किसी खास पथ पर किसी निश्चित समय में जितना दूरी तय करता है। क्या? जितना चलता है। क्या करता है? जितना चलता है उसे दूरी कहते हैं। क्या कहते हैं? दूरी कहते हैं। आप लोग लिखेंगे तो लिख लेंगे, अदरवाइज आप लोग को नोट्स भी मिलेगा। समझिएगा, ज़्यादा लिखने का कोशिश कम कीजिएगा, क्योंकि नोट्स हम आप लोग को देंगे। क्या देंगे? नोट्स देंगे। दूरी क्या है? दूरी एक अदिश राशि है। दूरी क्या है? दूरी एक अदिश राशि है। अब सदिश राशि और अदिश राशि में आप लोग को दिक्कत हो रहा होगा, तो जब हम इस चैप्टर को पढ़ाएंगे, मात्रक चैप्टर जब पढ़ाएंगे सदिश और अदिश, उस समय बताएंगे कि सदिश और अदिश का
मतलब क्या होता है। तो आप लोग अभी याद रखिएगा कि एक अदिश राशि है। अदिश राशि का मतलब शॉर्ट में समझ लीजिए कि इसमें सिर्फ परिमाण होता है, दिशा से कोई फर्क नहीं पड़ता है, दिशा से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर ये दूरी का आप लोग को SI मात्रक पूछ दे तो दूरी का जो SI मात्रक होता है, दूरी का SI मात्रक मीटर होता है। क्या होता है? मीटर होता है। आप लोग लिखते चलिएगा और नोट्स तो मिलेगा ही, लेकिन अपना नोट्स सबसे बेहतर होता है, इसलिए कोशिश कीजिएगा कि आप लोग इसको लिखते चलेंगे। चलिए, यहाँ तक आप लोग समझ गए कि दूरी क्या है, दूरी क्या है, ये चीज समझ गए। देखिए अब समझिए कि विस्थापन क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है। डिस्प्लेसमेंट मतलब होता है न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। क्या होता है? न्यूनतम जो दूरी होता है, न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। क्या कहते हैं? विस्थापन कहते हैं। जो A और B के बीच जो न्यूनतम दूरी होता है उसी को डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। विस्थापन क्या है? जो डिस्प्लेसमेंट है वो एक सदिश राशि है। क्या है? विस्थापन एक सदिश राशि है। क्या है? सदिश राशि है, वेक्टर क्वांटिटी है। क्या है? वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी है। विस्थापन एक वेक्टर क्वांटिटी है, सदिश राशि है। इसका भी SI मात्रक जो होता है, विस्थापन का SI मात्रक, विस्थापन का SI मात्रक मीटर होता है। क्या होता है? मीटर होता है। SI मात्रक मीटर होता है, जिसको M से डिनोट करते हैं। चलिए, ये चीज हम लोग समझ गए कि दूरी क्या है, विस्थापन क्या है। अब दोनों के बीच थोड़ा सा संबंध को समझने का कोशिश करेंगे, फिर दोनों के बीच अंतर समझने का कोशिश करेंगे। यहां तक आप लोग लिख लिए। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे जो मेरा पॉइंट लिखा हुआ है वो पॉइंट ये लिखा है कि दूरी और विस्थापन का अनुपात हमेशा 1 से बड़ा होता है। क्या होता है? दूरी और विस्थापन का अनुपात, अर्थात क्या हो गया? अर्थात अगर यदि दूरी बटे का विस्थापन हो तो क्या होगा? इक्वल टू या 1 होगा। 1 बराबर हो सकता है या उससे बड़ा हो सकता है। इसका मतलब हम लोग क्या लिख सकते हैं? दूरी जो होगा सो विस्थापन से हमेशा बड़ा होगा या तो बराबर होगा। दूरी भी कभी भी जो विस्थापन है वो दूरी से नहीं ज़्यादा होगा, हमेशा कम होगा या फिर बराबर होगा। देख चुके हैं क्यों? मान लीजिए ये एक यहाँ से यहाँ तक पथ है, ये पॉइंट अगर यदि ये है, ये पॉइंट B है, तो जो दूरी होगा ये होगा दूरी, और विस्थापन क्या होगा? ये इसमें हो गया छोटा। विस्थापन क्या हो गया? विस्थापन इसमें छोटा हो गया और दूरी बड़ा हो गया। या फिर ये हो सकता है यहाँ से यहाँ तक सीधा चले जाए, A से B तक, तो इसमें दूरी और विस्थापन क्या हो जाता है? बराबर हो जाता है। इसमें दूरी और विस्थापन क्या हो जाता है? बराबर हो जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि दूरी विस्थापन से हमेशा बड़ा होता है या फिर बराबर हो सकता है, छोटा नहीं हो सकता है। इस पॉइंट को भी आप लोग लिख लीजिएगा और इस पॉइंट को भी आप लोग याद रखिएगा, यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है। चलिए, जितना पढ़े उसमें से एक छोटा सा हम लोग क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन ये है कि दिए गए चित्र में दूरी और विस्थापन का अनुपात क्या होगा? दूरी और विस्थापन का अनुपात क्या होगा? तो आप लोग वीडियो को पॉज कर लें
और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का कोशिश करें। चलिए, आप लोग सॉल्व कर लिए होंगे, अब हम आप लोग को सॉल्व करके बताते हैं। चलिए, मान लिए ये पॉइंट ये है, ये पॉइंट बी है। क्या है? पॉइंट ये है और पॉइंट बी है। अगर ये और बी का अगर दूरी निकालना रहे, क्या निकालना रहे? दूरी, तो यहाँ से क्या आएगा? इधर जाएगा। 4 3 7, 7 और 4 11, 11 और 3 हो गया 14। क्या हो गया? 14। और अगर यदि विस्थापन की बात बोला जाए तो विस्थापन कितना हो जाएगा? यहाँ से यहाँ तक का दूरी हो जाएगा 10। क्या हो जाएगा? 10। पूछ दिया हमको अनुपात, तो क्या निकालें? दूरी बटा का विस्थापन निकालें। क्या निकालें? दूरी बटे का विस्थापन निकालें, यानी कि 14 बटे 10। क्या होगा? 14 बटे का 10, 2 से कटेगा 7 बार में, 2 से कटेगा 5 बार में, 7 बटा 5 आ गया, अर्थात 7 अनुपात 5। दूरी और विस्थापन का अनुपात क्या हो गया? 7 अनुपात 5। आशा है कि आप लोग इस क्वेश्चन को समझ लिए होंगे। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। चलिए अगला सवाल ये है। क्या है? अगला सवाल ये है, क्या है कि एक पिंड द्वारा 23 मीटर त्रिज्या वाले 144.51 मीटर परिधि वाले वृत्ताकार पथ पर चलकर लगाता है, तो दूरी और विस्थापन क्या होगा? क्या है? वृत्ताकार है। क्या है? वृत्ताकार है, सर्कल है। इसका रेडियस दिया हुआ है 23। तो हम लोग को रेडियस से मतलब है नहीं। इसका जो परिधि दिया हुआ है, सरकमफेरेंस जो दिया हुआ है, वो दिया है 144.51। क्या है? 144.151। इसका मतलब दूरी कितना हो गया? कोई भी चीज़ अगर यदि यहाँ से चलना शुरू करेगा और फिर जाके यहीं रुकेगा, तो जितना इसका परिधि होगा वही दूरी होगा। तो दूरी कितना हो गया? 144.51 मीटर हो गया। ये हो गया इसका दूरी। ठीक। और अगर यदि विस्थापन की बात बोला जाए, किसका बात बोला जाए? विस्थापन की बात बोला जाए तो विस्थापन जो होगा वो होगा 0। क्या होगा? विस्थापन होगा 0 होगा, 0 होगा। चलिए आशा है कि आप लोग इस क्वेश्चन को भी समझ लिए होंगे, आप लोग लिख भी लिए होंगे। नहीं लिखे हैं तो वीडियो को पॉज करके लिख लें। ठीक है। चलिए यार, आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि क्लास कैसा लगा। ठीक, क्लास कैसा है ये कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताइएगा। अगला जो पॉइंट है मेरे पास, वो पॉइंट है दूरी और विस्थापन में अंतर, डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो जो भी हम लिखे हैं दूरी और विस्थापन का अंतर, इस चीज़ को पढ़ लें। लिखा हुआ है, आप लोग को नोट्स ये मिल जाएगा हुबहू, बहुत अच्छे तरह का बनाया हुआ नोट्स मिलेगा आप लोग को, कोई दिक्कत नहीं है। साथ में लिखते जाइएगा तो ये बहुत बेहतर होगा। साथ में लिखते जाना सबसे ज़्यादा बेहतर माना जाता है। क्या माना जाता है? सबसे ज़्यादा बेहतर माना जाएगा। चलिए ठीक है। देखिए दूरी है, दूरी क्या है? दूरी में केवल परिमाण होता है और विस्थापन में क्या होता है? परिमाण एंड दिशा। क्या? परिमाण और दिशा दोनों को व्यक्त करता है। दूरी सदैव धनात्मक होता है, धनात्मक या शून्य होता है। क्या होता है? धनात्मक या शून्य होता है। मान लिए कोई यहाँ से यहाँ तक हिला ही नहीं, जहीं का तहीं रहा, तो दूरी क्या हो जाएगा? 0। और विस्थापन क्या है? धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है। कैसे? मान लिए कोई यहाँ से चलना की शुरू किया, इधर घूम लिया, फिर इधर घूम रहा है, तो ये ऋणात्मक में चल जाएगा।
नेगेटिव में चल जाएगा तो ये क्या होता है, धनात्मक हो सकता है, ऋणात्मक हो सकता है और शून्य भी हो सकता है। चलिए अगला पॉइंट हम लिखे हैं वो है कि दूरी एक अदिश राशि है। ये चीज भी आप लोग को बता चुके हैं। और विस्थापन क्या है, विस्थापन एक सदिश राशि है। क्या है, विस्थापन एक सदिश राशि है। दूरी को कैपिटल डी या स्मॉल डी से सूचित किया जाता है और डिस्प्लेसमेंट को स्मॉल एस से सूचित किया जाता है। किससे सूचित किया जाता है, स्मॉल एस से डिस्प्लेसमेंट को, विस्थापन को सूचित किया जाता है। चलिए आशा करते हैं आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। जो आगे मेरा पॉइंट है वो है चाल। चाल क्या है, क्या है, चाल क्या है, इस पॉइंट को पढ़ना है। क्या है, चाल क्या है। आप लोग दूरी और विस्थापन समझ गए होंगे तो चाल और वेग को समझने में आसान होगा। चाल क्या है, एकांक समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। एकांक समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। इसका मतलब चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर होता है दूरी बटे का समय। क्या होता है, दूरी बटे का समय। चाल को हम लोग स्पीड को हम लोग कैपिटल एस, दूरी को डी और समय को टी। क्या होता है, समय को टी। अगर यदि हम लोग दूरी को क्या लेंगे, दूरी को किलोमीटर में लेंगे तो जो मेरा समय आएगा उस समय को आवर में लेना पड़ेगा। किस में लेना पड़ेगा, आवर में। तो जो मेरा स्पीड आएगा वो स्पीड आएगा किलोमीटर पर आवर। क्या आएगा, किलोमीटर पर आवर आएगा स्पीड। लेकिन अगर यदि हम लोग को पूछा जाए कि स्पीड का एसआई मात्रक क्या होता है, एसआई यूनिट ऑफ स्पीड की बात की जाए तो ये होता है मीटर पर सेकेंड। क्या होता है, मीटर पर सेकेंड होता है। इसमें क्या होता है, दूरी को मीटर में लिया जाता है और समय को सेकेंड में लिया जाता है। चलिए अब बताइए, दूरी अगर यदि अदिश राशि है तो चाल क्या होगा, चाल एक अदिश राशि होगा। क्या होगा, अदिश राशि होगा। ठीक, चलिए चाल भी एक अदिश राशि होता है। एसआई मात्रक बता दिए, कौन सा राशि है, चाल एक स्केलर क्वांटिटी है, ये भी आप लोग को बता दिए। ठीक है, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। जो मेरा अगला पॉइंट है वो अगला पॉइंट है वेलोसिटी। क्या है, वेलोसिटी, जिसको वेग कहते हैं। क्या कहते हैं, वेग कहते हैं। वेग बराबर क्या होता है, वेग होता है एकांक समय में तय की गई विस्थापन को। क्या, एकांक समय में तय की गई विस्थापन को वेग कहते हैं। वेग बराबर क्या होता है, वेग बराबर होता है विस्थापन बटे का समय, यानी कि स्मॉल एस बटा टी। इसका भी एसआई यूनिट का अगर यदि बात किया जाए तो वही होगा, मीटर पर सेकेंड होगा। और ये क्या होगा, यह एक सदिश राशि होगा। क्या होगा, सदिश राशि होगा। क्या होगा, सदिश राशि। अर्थात क्या हुआ कि मान लिए कोई चीज यहाँ से यहाँ तक चलने में, यहाँ समय जाने में, ये से बी तक समय जाने में, अगर यदि इसका यहाँ से यहाँ तक ये दूरी होता है और ये चाल ये होता है विस्थापन। क्या होता है, विस्थापन। तो इसका मतलब ये तो समय दोनों में सेम है और विस्थापन और दूरी अलग अलग है। तो चाल किस पे डिपेंड करता है, दूरी पे। तो दूरी अगर यदि ज़्यादा होगा तो इसका मतलब चाल भी क्या होगा, वेग से बड़ा होगा या उसके बराबर हो सकता है। क्या हो सकता है, उसके बराबर हो सकता है या तो उससे
बड़ा हो सकता है। चलिए, अब क्या है, वेग जो होता है वो वेग दो प्रकार का होता है। वेग कितने प्रकार का होता है? वेग दो प्रकार का होता है। कितने होता है? दो प्रकार का वेग होता है। क्या होता है अभी हम एक चीज बता रहे हैं। एक हो वेलोसिटी, एक होता है प्रारंभिक वेग यानी कि इनिशियल वेलोसिटी। क्या होता है? इनिशियल वेलोसिटी। और दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है फाइनल वेलोसिटी। क्या होता है? फाइनल वेलोसिटी। ये दोनों पॉइंट क्या होता है सो समझिए। देखिए, प्रारंभिक का मतलब क्या हुआ? शुरुआत में जो चला। क्या हुआ? शुरुआत में जो चला उसको प्रारंभिक वेग कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रारंभिक वेग कहते हैं। मान लीजिए कोई वस्तु यहाँ से चलते गया यहाँ तक गया, ए से बी तक गया, तो कोई स्पीड से चलना शुरू किया होगा और कोई स्पीड से रुका होगा। तो जो ये चलना जिस स्पीड से शुरू करता है इसी को कहते हैं इनिशियल वेलोसिटी, और जिस स्पीड से वह रुकता है उसको कहते हैं अंतिम वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी को हमेशा स्मॉल यू से डिनोट किया जाता है। किससे डिनोट किया जाता है? स्मॉल यू से। और फाइनल वेलोसिटी को स्मॉल वी से डिनोट किया जाता है हमेशा। ठीक, चलिए आप लोग जरूर बताएं कि प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग क्या होता है। ये चीज समझ में आया कि नहीं। जब नोट्स मिलेगा तो आप लोग बताइएगा कि नोट्स कैसा है। चलिए, वेग तो समझ गए, चाल भी समझ गए, दूरी भी समझ गए और विस्थापन भी समझ गए। क्या होगा? विस्थापन भी समझ गए। चलिए, अब थोड़ा सा जो है सो चाल और वेग में अंतर समझ लें। क्या समझ लें? चाल और वेग में अंतर यानी कि स्पीड और वेलोसिटी में अंतर समझ लें। ठीक है, वही चीज जो हम पहले भी बता चुके हैं। क्या कि चाल में केवल परिमाण होता है और वेग में परिमाण और दिशा दोनों होता है। क्या होता है? परिमाण और दिशा दोनों होता है। किसी वस्तु का चाल उस वस्तु के परिमाण के बराबर या उससे अधिक हो सकता है। जो चाल है वो परिमाण के बराबर या उससे अधिक हो सकता है, और किसी वस्तु का जो वेग होता है परिमाण या उस वस्तु के चाल से अधिक नहीं हो सकता है। हम क्या बताएं कि चाल जो होता है वो वेग से बड़ा हो सकता है या बराबर हो सकता है, अधिक नहीं हो सकता है। वेग कम ही होगा या तो बराबर होगा। तो यही बात यहाँ कहता है कि जो परिमाण आया उसके बराबर या उससे अधिक हो सकता है, छोटा नहीं हो सकता। इसका मतलब ये हुआ कि चाल जो है सो ऋणात्मक नहीं हो सकता है। और वेग क्या है? वेग ऋणात्मक भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, शून्य भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। ठीक, अगला जो अंतर लिखे हैं वो अंतर वही डिफिनेशन लिखा हुआ है कि किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को उस वस्तु का चाल कहते हैं। क्या कहते हैं? चाल कहते हैं। चलिए, इसमें क्या लिखा हुआ है? इसमें लिखा है कि किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई विस्थापन को उस वस्तु का वेग कहते हैं, उस वस्तु का वेलोसिटी कहते हैं। क्या कहते हैं? वेलोसिटी कहते हैं। चलिए, आप लोग कमेंट करके साथ में बताते जाएं कि ये चीज समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, चलिए हम कमेंट पढ़ेंगे और आप लोग का रिप्लाई जरूर दिया जाएगा। चलिए, ये चीज 2 पॉइंट 3 पॉइंट समझ गए। आगे की पॉइंट समझते हैं। जो अगला पॉइंट मेरा आता है वो आता है त्वरण, यानी कि एक्सेलरेशन क्या होता है। इस चीज को समझ लें, एक्सेलरेशन क्या होता है। चलिए,
पहले हम लोग समझेंगे कि एक्सेलरेशन क्या है, फिर मंदन को समझेंगे। देखिए होता क्या है, मान लीजिए कोई वस्तु जो है, क्या है, कोई वस्तु है यहाँ से चल रहा था, धीरे धीरे उसका स्पीड बढ़ रहा है, या फिर धीरे धीरे उसका स्पीड एकदम कम होते जा रहा है, कम, फिर बढ़ गया, फिर कम हो गया, फिर बढ़ गया। तो जो इसका स्पीड बढ़ और घट रहा है वो जिस पर डिपेंड करता है वो होता है त्वरण, वो होता है एक्सेलरेशन। वेग में परिवर्तन की दर को एक्सेलरेशन कहते हैं। वेग में परिवर्तन की दर को एक्सेलरेशन कहते हैं। देखिए वेग में परिवर्तन की बात बोला है, मान लीजिए ये कोई यहाँ चल रहा है, दर का मतलब होता है समय, सेकंड, एक सेकंड में क्या होगा, समय से डिवाइड करना। मान लिए कोई वस्तु एक सेकंड में, इसका ये स्पीड था 5 मीटर पर सेकंड, एक सेकंड में, अगले सेकंड में उसका स्पीड हो गया 10 मीटर पर सेकंड। तो इसमें बदलाव कितना हुआ, इसमें बदलाव हुआ 5 मीटर पर सेकंड का एक सेकंड में। कितना, एक सेकंड में 5 मीटर पर सेकंड का डिफरेंस आ गया। तो इसका एक्सेलरेशन हो जाएगा 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि समय से डिवाइड होगा। तो इसका एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन को हमेशा स्मॉल ए से डिनोट किया जाता है। इसका मतलब क्या हुआ, स्मॉल ए बराबर हो गया फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बटे का समय। क्या हो जाता है, बटे का समय हो जाता है। ठीक, अगर इसका एसआई यूनिट का बात किया जाए, किसका बात किया जाए, एसआई यूनिट, तो देखिए इस वेग में परिवर्तन मतलब वेग है, तो वेग का एसआई मात्रा क्या होता है, मीटर पर सेकेंड, और समय का एसआई मात्रा क्या होगा, सेकेंड। तो सेकेंड सेकेंड से 2 बार डिवाइड होगा तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा। तो ए आ गया इसका एसआई मात्रा। एक्सेलरेशन का एसआई मात्रा क्या होगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और अदिश होगा कि सदिश होगा, देखिए अगर ये वेग मेरा सदिश है तो ये भी एक सदिश होगा। क्या होगा, सदिश राशि होगा। क्या होगा, सदिश राशि होगा। अब त्वरण से रिलेटेड 2-3 पॉइंट को समझ लें। पहला पॉइंट ये है, क्या है कि जो वेग होता है वो एक समान होने से, यानी कि वेग जो है से एक समान है 5 मीटर पर सेकेंड, एकदम कोई चेंजिंग नहीं, तो त्वरण का मान 0 होगा। क्यों, क्योंकि इनिशियल और फाइनल दोनों बराबर होगा तो दोनों का डिफरेंस 0 आएगा। अगर यदि दोनों का डिफरेंस 0 आ गया तो एक्सेलरेशन भी 0 आ जाएगा, क्योंकि 0 बटा समय 0 होगा। तो इसका एक्सेलरेशन, वेग एक समान वेग होने से एक्सेलरेशन क्या होगा, 0 होगा। अब क्या है कि वस्तु एक समान वेग के एक समान रूप से बढ़ता है तो त्वरण का मान समान रहता है। ये एक समान रूप से बढ़ने का मतलब ये हुआ कि यहाँ यदि 5 था, अगर 10 हो गया, अदर 15 हुआ, 20 हुआ, 25 हुआ, 30 हुआ, एक समान बढ़ रहा है, 5-5 का बढ़ रहा है। तो क्या होगा, पहला सेकंड में यहाँ, दूसरा सेकंड, तीसरा सेकंड, चौथा सेकंड, 5वां सेकंड, 6ठा सेकंड, तो इसमें क्या होगा, एक्सेलरेशन रहेगा, समान रहेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ भी डिफरेंस 5, यहाँ भी डिफरेंस 5, अगले सेकंड में भी डिफरेंस 5, अगले सेकंड में भी डिफरेंस 5 हुआ। अगर यदि डिफरेंस बराबर है प्रति सेकंड तो उसका एक्सेलरेशन भी क्या होगा, बराबर होगा। देखिए अब यहाँ 2 चीज आ गया, एक त्वरण आ गया, एक मंदन आ गया। 2 कंडीशन है, क्या है, 2 कंडीशन है, क्या है, 2 कंडीशन है। इस दोनों कंडीशन को समझने का कोशिश करेंगे। क्या करेंगे, दोनों कंडीशन को समझने का कोशिश करेंगे। कंडीशन ये है, क्या है कि अगर यदि कोई 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चला और उसका आगे चल के स्पीड हो गया 15 मीटर पर सेकेंड, ये अगर यदि इनिशियल था और ये फाइनल हुआ तो दोनों का डिफरेंस क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया। तो एक्सेलरेशन क्या होता है, तब जो एक्सेलरेशन उत्पन्न होता है उसको त्वरण बोलते हैं।
मतलब एक्सेलरेट कर दिया, उसको बढ़ा दिया। क्या किया? बढ़ा दिया। अगर यदि मान लिए हम कोई स्पीड था 20 मीटर पर सेकेंड और उसको हम कर दिए 15 मीटर पर सेकेंड, तो चेंज तो यहाँ भी हो रहा है स्पीड में। ये अगर यदि इनिशियल था और ये फाइनल है तो चेंज भी यहाँ भी हो रहा है, लेकिन चेंज क्या हो रहा है? ये नेगेटिव में हो जा रहा है क्योंकि घट जा रहा है। तो नेगेटिव हो रहा है, इसका मतलब ये रोक रहा है, ये एक्सेलरेट नहीं कर रहा है। तो इसमें जो एक्सेलरेशन लगता है, जो विरोध होता है, जो त्वरण उत्पन्न होता है, उस त्वरण का नाम है मंदन। क्या है? उस त्वरण को कहते हैं हम लोग मंदन कहते हैं। ठीक, चलिए आगे मेरा एक वो पॉइंट लिखा हुआ है। पॉइंट ये है कि आप ये समझ लें कि जब हम लोग न्यूमेरिकल बनाएंगे तो मेरा जो एक्सेलरेशन आएगा वो दो आएगा, एक पॉजिटिव आएगा और एक नेगेटिव आ सकता है। अगर यदि नेगेटिव पॉजिटिव आएगा तो वो त्वरण होगा, इसका मतलब क्या होगा? वेलोसिटी बढ़ेगा। क्या होगा? बढ़ेगा। और अगर यदि मेरा एक्सेलरेशन नेगेटिव आया तो ये मंदन होगा। इसमें क्या होगा? जो वेलोसिटी है वो घटेगा। क्या होगा? घटेगा। तो जब हम लोग इसमें न्यूमेरिकल बनाएंगे और न्यूमेरिकल में लिखेंगे तो नेगेटिव साइन हमको सिर्फ ये बताएगा कि ये मंदन है। क्या बतलाएगा? मंदन है। नेगेटिव और पॉजिटिव हम लोग को डिफाइन करने में फैसिलिटी देगा कि ये त्वरण है कि ये मंदन है। अगर यदि पॉजिटिव आया तो वो त्वरण होगा, उसका वेलोसिटी बढ़ेगा। अगर यदि वो नेगेटिव आएगा तो वो मंदन आएगा और उसका वेलोसिटी घटेगा। तो नेगेटिव और पॉजिटिव से क्या होगा? सिर्फ उसका नेचर पता चलेगा। क्या चलेगा? नेचर पता चलेगा। मंदन को हम लोग ये नहीं बोलेंगे कि जो मंदन है वो -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। मंदन लिख दिए, इसका मतलब ये ऋणात्मक ऑलरेडी है तो ऋणात्मक लिखने का जरूरत नहीं होगा। तो मंदन को हम लोग कभी ऋणात्मक में नहीं लिखते हैं, मंदन लिख दिए, इसका मतलब खुद वो डिफाइन कर दिया कि 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, स्पीड उसका घट रहा है प्रति सेकेंड 5 मीटर। ये चीज हो जाता है मंदन का मतलब। चलिए देखिए, अब जो एक्सेलरेशन है वो दो प्रकार का हो सकता है। क्या हो सकता है? एक्सेलरेशन जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का यहाँ हम लोग बात करेंगे। क्या करेंगे? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो होगा वो दो प्रकार से। एक क्या होगा? वर्टिकल है। वर्टिकल में क्या हो सकता है कि एक नीचे से ऊपर आए। क्या है? नीचे से ऊपर कोई वस्तु यहाँ है और ये यहाँ से हम लोग इसको ऊपर फेंक दें। ये क्या है? ऊपर से नीचे आए। क्या है? ऊपर से नीचे आए। कोई वस्तु यहाँ है तो हम लोग यहाँ फेंक दें। ये दो प्रकार का हो सकता है। ये होता है इसका इनिशियल पोजीशन और ये इसका फाइनल पोजीशन। क्या है? फाइनल पोजीशन। जब भी कोई वस्तु क्या होगा? नीचे से ऊपर जाएगा। क्या होगा? नीचे से ऊपर जाएगा तो जाते वक्त इसका u का मान 0 होगा और v का मान क्या होगा? कुछ होगा, सम होगा। ठीक है, तो इसमें जो मेरा नीचे से ऊपर जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं? नीचे से ऊपर जा रहे हैं। और इसमें क्या होगा? ऊपर से नीचे, तो यहाँ u का मान 0 होगा, यहाँ u का मान सम होगा, v का मान क्या होगा? v का मान सम होगा। ठीक, समझ गए। देखिए, अब जब कोई वस्तु ऊपर की ओर जा रहा होगा, क्या होगा? ऊपर की ओर जा रहा होगा, सॉरी यहाँ देखिए, ऊपर की ओर जा रहा होगा तो इसका मतलब वो स्थिर में होगा। और स्थिर का मतलब क्या होता है? u का मान कुछ होगा, सॉरी स्थिर नहीं, कुछ वेग से जा रहा होगा तो इसका मान सम होगा। और ऊपर जाने से बाद एक समय में रुक जाता है तो v का मान 0 हो गया। क्या हो गया? हम लोग पत्थर ऊपर फेंकते हैं तो रुक जाता है कि नहीं?
तो v का मान 0 हो गया और कुछ स्पीड से फेंके तो यहाँ जो मेरा डिफरेंस आएगा क्या आएगा, डिफरेंस ऑफ वेलोसिटी। ये क्या आएगा, फाइनल माइनस का इनिशियल नेगेटिव आएगा। क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। तो इसमें क्या होगा, इसमें मेरा मंदन लगेगा और ये बात ऑफिशियली पता चलता है कि ऊपर जाते जाते इसका स्पीड धीरे धीरे घटते जाएगा और एक समय में इसका स्पीड 0 हो जाएगा और वहाँ रुकेगा और वहाँ रुकने के बाद ये सीधा क्या होगा, गिरना चालू हो जाएगा। तो यहाँ अगर यदि ये गिरना चालू हो गया तो क्या होगा, रुका रहेगा और गिरना चालू हो गया तो ये रुकने के बाद इसका u का मान 0 हो गया। क्या हो गया, अब गिर रहा है तो ये हो जाएगा इनिशियल और ये हो जाएगा फाइनल। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इनिशियल और ये क्या हो जाएगा फाइनल। तो v का मान तो कुछ आएगा, बढ़ते जाएगा धीरे धीरे। तो यहाँ जो डिफरेंस वेलोसिटी का आएगा वो पॉजिटिव आएगा। क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। इसका मतलब ये बताएगा कि यहाँ त्वरण है। क्या है, त्वरण है। इसमें चाल जो है सो मेरा बढ़ रहा है। क्या हो रहा है, चाल मेरा बढ़ रहा है। ये चीज ये डिनोट करता है। ठीक, चलिए यहाँ एक चीज आप लोग और लिख लें। क्या, एक चीज और लिख लें कि अगर यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है, क्या है, विरामावस्था में, तो विरामावस्था से चलना शुरू करेगा तो जो होगा, विरामावस्था से चलेगा तो जो u का मान होगा वो 0 होगा और v का मान सम होगा, कुछ होगा, कुछ भी होगा, कुछ मान होगा। ठीक, और अगर यदि ब्रेक लगाएंगे हम लोग, क्या लगाएंगे, ब्रेक लगाएंगे। ब्रेक लगाने से क्या होगा, ब्रेक लगाने का मतलब हो गया u का मान मेरा कुछ था, कुछ मान था और अब ब्रेक लगाने के बाद रुक गया, यानी कि v का मान 0 हो गया। ये समझ गए। चलिए एक क्वेश्चन है मेरे पास इससे रिलेटेड, इस क्वेश्चन को कर लें। देखिए एक चीज हम बताने भूल गए, आप लोग इसको लिख लें। अगर यदि आप इसको मैथ में भी पढ़े होंगे, अगर यदि हम लोग किलोमीटर आवर को मीटर पर सेकेंड में चेंज करते हैं तो 5/18 से इससे इंटू कर देते हैं। और अगर यदि हम लोग मीटर को किलोमीटर में चेंज करते हैं तो 18/5 से गुना कर देते हैं। देखिए यहाँ आप लोग को एक चीज कंफ्यूजन होगा कि 5/18 करें कि 18/5 करें। इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए एक शॉर्ट ट्रिक बता देते हैं। आप लोग बताइए कि ये बड़ा है कि ये बड़ा है। ओबियसली ये वाला बड़ा है। क्या है, बड़ा है, और ये वाला छोटा है। ठीक, ये वाला बड़ा है, ये छोटा है। अगर यदि बड़े को छोटा करना है तो छोटे से इंटू करेंगे, अगर यदि छोटे को बड़ा करना है तो बड़े से इंटू करेंगे। तो ये मेरा सारा मीटर पर सेकेंड में, सेकेंड में दिया है तो हमको इसको चेंज करना पड़ेगा। तो 72 किलोमीटर आवर को अगर यदि मीटर पर सेकेंड में चेंज करेंगे तो छोटा से इंटू करेंगे 5/18 से। 18 से कट जाएगा ये 4 बार में, तो हो गया ये 20 मीटर पर सेकेंड चाल। क्या आ गया, 20 मीटर पर सेकेंड चाल। ठीक, तो उस कार पर मंदन क्या होगा, ब्रेक लगाने पर। ये हो गया इसका चाल से चल रहा, यानी कि u का मान 20 मीटर पर सेकेंड है। ब्रेक लगा रहा है, इसका मतलब v का मान कितना हो जाएगा, v का मान 0 हो जाएगा। हम लोग जानते हैं एक्सेलरेशन क्या होता है, v माइनस का u बटे का समय होता है। क्या होता है, बटे का समय। यहाँ v मेरा 0 है, u 20 है, तो -20 बटा समय 5 गुना घटेगा -4 मीटर पर सेकेंड आएगा। देखिए -4 मीटर पर सेकेंड ये बतलाया कि मेरा एक्सेलरेशन जो है सो मंदन है, तो यहाँ ऑलरेडी पूछ दिया है कि मंदन कितना है, तो मंदन 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा। इसको ऑप्शन ना करें, क्योंकि मैंने पहले भी बता चुका है कि जो मंदन होता है उसको नेगेटिव में लिखने का जरूरत नहीं है। नेगेटिव सिर्फ ये चीज बतला देता है कि ये मंदन है, लिखने का जरूरत नहीं है।
ठीक है, आशा करते हैं आप लोग को सारी बातें समझ में आ गया होगा और आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं कि कहाँ दिक्कत हुआ और कहाँ बहुत अच्छा लगा। ठीक, जरूर कमेंट करके बताएं। आज इतना ही, फिर अगले क्लास आपको मिलेगा यहाँ से बढ़ते हुए। जो भी हो, मोशन मैंने शुरू किया है, मोशन का भी तो इंट्रोडक्शन दिए हैं, मोशन तो अभी बताए ही नहीं है। अगले क्लास से हम लोग मोशन को पढ़ेंगे और कोशिश करेंगे कि अगले 2 क्लास में मोशन को ख़त्म कर दें, यानी कि टोटल 3 क्लास कोशिश करेंगे कि 3 क्लास में मोशन को ख़त्म कर दें और 2 क्लास कम से कम आप लोग को MCQ करवा दें 30-30 क्वेश्चन का, 30 दूनी 60, जितना हो सके 30, 40, 60, 2 या 3 क्लास में जो भी मिलेगा इस क्वेश्चन से रिलेटेड हम MCQ न्यूमेरिकल कुछ जो मिल रहा है वो करवाते जा रहे हैं। और चैप्टर खत्म होने के बाद आप लोग को न्यूमेरिकल मिलेगा, क्वेश्चन मिलेगा MCQ और आप लोग को नोट्स मिलेगा। और नोट्स देख के बताइएगा कि नोट्स कैसा है। ठीक, तो नोट्स कब मिलेगा? जब चैप्टर खत्म होगा। ठीक, आज यही समाप्त करते हैं। सभी को धन्यवाद, गुड बाय। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि क्लास कैसा लगा। सभी को बाय बाय।